अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो यहाँ पर हम आपको जो है उर्दू की 9वीं क्लास की गज़ल 5वीं जिसे कलीम आजीजी ने लिखी है के बारे में सभी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे गज़ल की और इसके सभी सवाल जवाब को भी पूरा करेंगे। तो इससे पहले कई वीडियोस अपलोड है मेरे चैनल पर जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासत के सभी सवाल जवाब और 9वीं जमात के जोग्राफिया, तारीख, उर्दू और जोग्राफिया के और सोशोलॉजी के सभी सवाल जवाब अपलोड है। इसी तरह 8वीं जमात का जोग्राफी के भी हमने अभी सवाल जवाब डालने शुरू किए हैं, तो आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं गज़ल 5वीं जिसे कलीम आजीजी ने लिखी है। तो यहाँ पर देखिए ये गज़ल है कलीम आजीज ने लिखी है, जिनका यहाँ पर हम पहली बात में जानेंगे उनके बारे में। आमतौर पर कहा जाता है कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। गज़ल में शायर इशारों में कभी बड़ी गहरी बात कह जाता है, कभी अपने दिल का हाल बयान कर जाता है। बादशाहों के दौर में किसी की क्या मजाल जो उनके खिलाफ लब कुशाई करे। उस जमाने में शायर अपने कलाम में महबूब की ज्यादतियां बयान किया करता था, मगर वाक़यातन वो हुक्मरानों के जुल्म व सितम की तरफ इशारा करता था। ये रिवायत गज़ल में भी पाई जाती है। ये इशारे इतने बलीग हुआ करते हैं कि इन इशारों को हर एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी ज्यादतियों को बयान करना है। कलीम आजीज की ये गज़ल इसी मिजाज और रंग व आहंग की हामिल है। उनका ये शेर बहुत मशहूर है। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो यहाँ पर देखिए हम जान पहचान में उनके बारे में जानेंगे। कलीम आजीज 11 अक्टूबर 1924 को तलहारा जिला नालंदा बिहार में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम पटना मुस्लिम स्कूल में मुकम्मल की, फिर पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी से एमए किया और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। कलीम आजीज ने मुल्क और बैरून मुल्क की अहम मुशायरों में अपना कलाम सुनाया। जब फसले बहारा आई थी वो जो शायरी का सबब हुआ शायरी, जहाँ खुशबू ही खुशबू थी। खुद नविश्त, यहाँ से काबा, काबा से मदीना, सफरनामा उनकी मशहूर तसनीफ हैं। 1982 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एजाज से नवाजा और 15 फरवरी 2015 को हजारीबाग में उनका इंतकाल हुआ। यहाँ पर तो चलिए उनकी गज़ल के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में तशरीह करते चलते हैं। तो पहली यहाँ पे देखिए हम उनकी अशार की तशरीह करेंगे। तो पहला शेर है, मेरे ही लहू पर गुजरे औकात करो हो, मेरे ही लहू पर गुजरे औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। तो इसकी तशरीह हम देखेंगे। इस शेर में जमींदाराना और जागीरदाराना निज़ाम इस्तबदाद की जानिब बली को इशारा किया गया है। लहू पर गुजरा औकात से मुराद इस्तेसाल बिल जबर है। अपनी खादिमों और खेत मजदूरों यानी दहकानों के साथ जमींदारों और जागीरदारों की रवैया बड़ा जाराना हुआ करता था। वो अपने मजदूरों से बेतहाशा मेहनत करवाते थे और बड़े ही तरश व हुक्मराना अंदाज में उनसे गुफ्तगू किया करते थे। इसी बात को शायर ने अपने अंदाज में पेश किया है। वो कहता है कि तुम्हारी गुजर औकात मेरे लहू पर होती है और मुझसे ही हुक्मराना यानी तहकमाना अंदाज में गुफ्तगू करते हो। कम अज कम तुम्हें इस बात का तो लिहाज होता कि इस बंदे के खून पसीना एक करने से तुम्हारा पेट भरता है। अब दूसरा शेर है, दिन एक सितम रात करो हो, दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो। इसकी तशरीह है कि इस शेर में शायर अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए कहता है कि ए दोस्त, तुम दिन रात मुझ पर जुल्म ढांढते हो, आखिर तुम कैसे दोस्त हो। कोई शख्स अपने दोस्तों के साथ इस तरह का सुलूक रवा नहीं कर रखता है।
दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी ऐसा करने से गुरेज करता है, मगर तुमने तो दुश्मन को भी मात कर दिया है। तीसरा शेर हम देखेंगे, हम खाक नशी तुम सुखन आराए सरे बाम, हम खाक नशी तुम सुखन आराए सरे बाम, पास आके मिलो दूर दूर से क्या बात करो हो। तशरीह है, इस शेर में शायर ने अमीरी और गरीबी के फर्क को कदरे शौक अंदाज में बयान किया है। वो कहता है कि हम खाक नशी हैं और उसे महबूब, तुम बुलंद व बाला इमारत में रहते हो और उस बुलंदी से हमसे बात करते हो। अगर तुम्हें बात करनी ही है तो पास आके मिलो, दूर से क्यों बात करते हो। अपने महबूब के साथ ये तर्ज तखाबत शौकी लिए हुए हो। शायर ने खुद सरेबाम जाना गवारा नहीं किया है, बल्कि उसने महबूब को अपने करीब आने का मशवरा दिया है, जबकि शायर जानता है कि महबूब को यह बात कतई नापसंद होगी। चौथा शेर हम देखेंगे यहाँ पर, हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हम और भुला दे तुम्हें, हम और भुला दे तुम्हें क्या बात करो हो। तो तशरीह में हम देखेंगे, शायर जिस हाल में जी रहा है उसका जिम्मेदार वो अपने महबूब को समझता है। उसके लिए कदरे तीखे लहजे में कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, आज मैं जिस हाल में गुजर बसर कर रहा हूँ वो तुम्हारी ही बदौलत है। ख्वाह मेरा हाल बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन ये तय है कि मैं जिंदगी के किसी भी मरहले पर तुम्हें फरामोश नहीं कर सकता। अब पांचवा शेर हम पढ़ेंगे, यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। तो तशरीह है कि महबूब की बेरुखी और बेइल्तफाती के बारे में शायर कहता है कि हम जिस हाल में जी रहे हैं इससे महबूब को कोई सरोकार नहीं है। हम जिए या मरे, हमारा महबूब इस बात से बेनियाज है, मगर जब उसे जरूरत होती है तब वो हमारी खातिर मदारात पर आमादा दिखाई देता है, यानी मतलब बर आरी के लिए वो हमारी बड़ी आवभगत करता है। अब यहाँ पे देखिए छठा शेर है, ये दरसी किताब में भी कहा गया है कि इसकी तशरीह करना है। तो शेर है कि दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। तो तशरीह है कि कानून और अदल व इंसाफ पर शायर को एतबार नहीं रहा है। वो जानता है कि जो बारसूख या साहब इक़्तिदार होते हैं वो कानून और अदालत को खरीदने का दमखम रखते हैं, और यही वजह है कि उनके ढाए हुए जुल्म व सितम का ना कोई शाहिद होता है ना शहादत। इसीलिए उन्होंने कसूरवार और सजा के मुस्तहिक नहीं ठहराया जा सकता और वो बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। मुआशरे की इस खराबी पर तंज करते हुए शायर कहता है कि ये कैसे कातिल है कि जिनके दामन पर ना कोई छीट है और ना खज्जर पर कोई लहू का निशान जो उन्हें कातिल साबित कर सके। गोया इनका इर्तिकाब कत्ल भी एक करामात जैसा ही है। अब यहाँ पे आखिरी शेर है सातवां, बिकने भी दो आजिज को जो बोले है बिके है, बकने भी दो आजिज को जो बोले है बके है, दीवाना है दीवाने से क्या बात करो। बकने भी दो आजिज को जो बोले है बके है, यानी जो बेकार की बातें बकबक करता है उसको यहाँ पे इस तरह से शायर कह रहा है कि जैसे वो दीवाना है, दीवाने से क्या बात करो हो। तो इसकी तशरीह है कि अक्सर ये देखने में आता है कि जो रात गो होते हैं उनके हक गोई को, जो रास्त गो होते हैं उनकी हक गोई को बातिल करार देने के लिए उन्हें फातिरुल अकल करार दिया जाता है। उनकी बातों को पागल के बड़े ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ये एक तलख हकीकत है और शायर ने इस हकीकत का इजहार इस शेर में किया है। वो कहता है कि आजिज को बकने दो, वो जो कुछ बोलता है दुनिया उसे बकवास गरवाती है, और क्योंकि लोग उसे दीवाना समझते हैं और एक दीवाने की बातों का भला कौन एतबार करता है। तो यहाँ पर देखिए सही मिसरों की जोड़ियां लगाइए। यहाँ पर अभी दरसी किताबों के सवालात शुरू हो गए हैं बच्चों, तो सही मिसरों की जोड़ियां हमें लगानी है। तो सतून अलीफ से सतून बे की यहाँ पे जोड़ियां मैंने लगा दी हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने जोड़ियां भी लगा के दे दी हैं, साथ में यहाँ जवाबात के तौर पे भी जोड़ियां सामने सामने लिख भी दी है, तो आप इसे जरूर नोट कर लें। दूसरा सवाल है कि कलीम आजिज की शख्सी खाके को मुकम्मल कीजिए। तो कलीम आजिज की शख्सी खाके क्या है? जाए पैदाइश उनकी तलहारा में हुई,
यूनिवर्सिटी उनकी पटना में थी। अवार्ड उन्हें पद्मश्री का मिला और जाए वफात उनकी हजारीबाग में हुई। अब तसनीफात उनकी हम देखेंगे। शेरी तसनीफात है, हस्बे फसले बिहारा आई थी और वो जो शायरी का सबब हुआ। और नसरी में हम देखेंगे जहाँ खुशबू हुई, खुशबू थी, यहाँ से काबा, काबा से मदीना। ये नसरी उनकी तसनीफात हैं और ये शायरी, यहाँ से दोनों जो है उनकी शायरी तसनीफात हैं और ये वाली उनकी नसरी तसनीफात हैं दोनों। इसे नोट कर ले बच्चों। और अगला यहाँ पे सवाल है कि कहावत हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं के मफहूम वाले शेर को तलाश करके लिखिए। तो जवाब है, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, हमको मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हम और भुला दे तुम्हें क्या बात करो हो। तो यहाँ पर जो ये पहला वाला है ये इसका जवाब है कि हमारी बिल्ली हमी से मियाओ। तो ये पहला वाला जो है वो जवाब है, दूसरा वाला आप इससे ना जोड़े, इसका जवाब हम बाद में देंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है कि दो मुज्जात अल्फाज वाला शेर बताइए। तो जवाब है, दिन एक सितम रात करो। तो यहाँ पे दिन और रात जो है वो मुज्जात अल्फाज है यानी अपोजिट है। और वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो, यानी दोस्त और दुश्मन ये भी दोनों अपोजिट में गए हैं, तो ये दोनों मुज्जात अल्फाज हैं। अब अगला सवाल है, खाक नशी और सरे बाम की ताल्लुक को वाजे कीजिए। तो जवाब है, खाक नशी से मुराद गरीब के है और सरे बाम बुलंद व बाला इमारत की तरफ इशारा करता है। शायर गरीब है जबकि उसका महबूब अमीर है। शायर जमीन पर खड़ा है और महबूब अपनी बुलंद इमारत की छत पर मौजूद है। दोनों तरकीबें दरअसल गरीबी और अमीरी के फर्क को जाहिर करती हैं। अब मुदारात करने की वजह लिखिए। तो जवाब है कि जब महबूब को शायरी की जरूरत होती है, शायर की जरूरत होती है, तब वो उसकी खातिर मदारात करता है, यानी महबूब मतलब बर आरी के लिए शायर की मदारात करता है। अब अगला सवाल है, दर्ज झेल मफहूम का शेर गजल से नकल कीजिए। मेरी अपनी किसी भी अच्छी बुरी चीज या हालत की वजह तुम हो, हम तुम्हें भुला दे ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर शेर है, हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हम और भुला दे तुम्हें क्या बात करो। अब अगला सवाल है, 3 खाली कॉलमों में 3 ऐसे हरूफ लिखिए जिनसे गजल की 4 काफिये तैयार हो जाए। हरफ लिखना है तो मैंने यहाँ पे मीम दिया है, दूसरा मैंने रे दे दिया है, तीसरा मैंने ते और चौथा भी हमने ते दिया है। तो यहाँ 4 काफिये तैयार हो गए हैं। मदारात और तीसरा है करामात, बात, इस तरह से 4 काफिये तैयार हो जाए। अब यहाँ पे अगला सवाल है कि दर्ज झेल गजल का बगौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। तो गजल के हवाले से जोड़ियां लगाना है। तो पहला है यहाँ पर, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो। तो यहाँ पर हमने जोड़ी के हिसाब से ये जवाबात जो है इधर ये जवाबात हैं जो कि आप इसे देख ले और इस तरह से ये जोड़ियों को हमने सही करके जवाबात यहाँ पे दिए हुए, आप इसे नोट कर लें। अब अगला है यहाँ पे सवाल कि जमाल फिक्र वाला शेर बताना है। तो दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। इस शेर में फिक्र की बुलंदी को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब है, करामात वलियों से जाहिर होती है, करामात जो है वो वलियों से जाहिर होती है और ये आदत और कानून के खिलाफ होते हैं, इसलिए उन्हें देखकर इंसानी अकल हैरत में पड़ जाती है। जो लोग बारसूख या साहब इक़्तिदार होते हैं वो अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करके अपने गुनाहों और काले करतूतों पर पर्दा डालते हैं। न उनके गुनाहों की शहादत मिलती है और न कोई गवाह उनके जराइम के खिलाफ अंगश्त नुमाई की जुर्रात करता है, इसीलिए वह कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। इसी बात पर तंज करते हुए शायर कहता है कि इसका महबूब जो है वो इर्तिकाब कत्ल के बावजूद कानून की गिरफ्त से महफूज है, क्योंकि न उसके दामन पर मकतूल के खून के छींटे हैं, न उसके आला कत्ल यानी खंजर पर लहू का कोई दाग है, यानी उसके खिलाफ ना कोई गवाह है और ना कोई शहादत, गोया उसका इर्तिकाब कत्ल की करामत के मुतरादफ है।
تو यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पर जो एक उन्होंने वलियों की करामात जो दिखाई है, तो यहाँ पर जो गजल में ही शायरी में लिखा है कि तुम कत्ल करो कि करामात करो, तो करामात जो है वो वलियों से होता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक तंज किया है कि जो गुनाहगार होते हैं उनसे उन्होंने मुशाबत की है, जबकि करामात जो है वो सिर्फ वलियों से की जाती है। और ये सारी बुराइयां जो है ये यहाँ पे ये बुरे लोगों के हिसाब से उन्होंने लिखी है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पे हुस्ने मानी है, हुस्ने मानी का शेर हम देखेंगे। हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हम और भुला दे तुम्हें क्या बात करो हो। इस शेर में पोशीदा मानी मतलब के हुस्न को उजागर कीजिए। तो जवाब है इस शेर का सीधा साधा मतलब ये है कि हमको जो कुछ मिला है वो तुम्ही से मिला है, यानी हम तुम्हारे जेर बारा एहसान है, इसलिए हम अपने मोहसिन को भुला दें, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। दरअसल शायर अपने महबूब के रियाकाराना रवैया, रियाकाराना चालाकी वाला और सुलूक पर तंज कर रहा है। तंज करना यानी उसे चिढ़ा रहा है। आज वो जिन अच्छे बुरे हालात से दो चार है और जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा है वो इसके महबूब की करम फरमाइयों की तुफैल है, उसकी वजह से है। इसलिए वो तादम मुर्ग से उसके सलूक को फरामोश नहीं कर सकता। उसके बरक्स महबूब का शिकायत है कि शायर ने उसे भुला दिया है, इसलिए शायर महबूब से कहता है कि क्या बात करते हो, हम भला तुम्हें कभी भुला सकते हैं। अब अगला सवाल है यहाँ पे कि गजल के चौथे शेर में क्या बात करो हो के मफहूम का सही मुतबादल क्या है बताइए। अब यहाँ पे ये जो दिया है कि क्या बात करो हो, इसका मानी क्या है। तो हम यहाँ पर देखिए 3 उन्होंने ऑप्शन दिया है। बात मत करो, ऐसा नहीं हो सकता, और जिम में दिया है कि बात करना मुश्किल है। लेकिन सही जवाब क्या है, तो ये सही जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात करो हो का मानी है ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगला सवाल है, यहाँ पे कवायद देखिए शुरू हो गए हैं, जिसमें सवाल है कि आप जानते हैं कि गजल के पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिये हों तो इस शेर को मुतला कहा जाता है। गजल के दूसरे शेर में भी मुतला की तरह काफिये हों तो इस उस्ताद से ऐसे शेर की इस्लाही नाम मालूम कीजिए। तो जवाब हम आपको देते हैं, ऐसे शेर को हुस्ने मुतला कहते हैं। अब तीसरा सवाल है कि कलीम आजिज की गजल में ऐसे शेर की काफिये और रदीफ की निशानदेही कीजिए। तो देखिए उसमें रदीफ जो है वो करो हो है और काफिये जो है वो रात और मात। रदीफ जो है वो करो हो है और काफिये जो है रात और मात है। तो यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, लफ्ज दोस्त से मुतालिक अशार जमा करके याद कीजिए। तो आपको दोस्त नाम से अशार याद करने हैं, जमा करिए, उसे याद करिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये गजल मुकम्मल हुई, जिसको हमने तशरीह भी कर दी और सभी सवालों के जवाब भी दिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिए, और बहुत सारे अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करो बच्चों, ताकि मुझे मेरे बताए हुए सवालों के जवाबों से सारे बच्चों को फायदा हो और किसी को भी डाइजेस्ट की जरूरत ना पड़े। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगी जरूर। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट किया करिए, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलती है, मेरी हिम्मत और बनती है, और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे मेरे सवाल जवाब पढ़ रहे हैं या उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।